दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, आदाब। आपके मनोरंजन के लिए गीतों के साथ जो कथाएं हैं उनमें से एक है कि जब प्रभात स्टूडियो की नींव खुद वी शांताराम ने रखी थी तो क्यों उसी स्टूडियो से उन्हें अलग होना पड़ा। क्या था कारण प्रभात स्टूडियो को छोड़कर जाने का, ये मैं बताऊंगा। और बताऊंगा बांग्ला और हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार सुचित्रा सेन के बारे में। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद जब सुचित्रा सेन ने किसी भी पब्लिक फंक्शन और प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया था तो वो कौन से 2 मौके ऐसे थे जब सुचित्रा जी आम जनता के बीच आ गईं। इसके साथ आज की सभा में किस्से होंगे के आसिफ के, सोहराब मोदी और कवि प्रदीप के। तो करते हैं आगाज आज की महफिल का और निकल पड़ते हैं सुहाने सफर पर। आज के सुहाने सफर की इब्तदा मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम से जुड़े एक किस्से से। आज से कुछ 40-50 साल पहले भारत में संस्कार, परंपराओं, नियम कायदों की अनदेखी आज के मुकाबले बहुत कम की जाती थी। ईमानदारी थी, सदचरित्रता थी, शर्म व हया थी, लज्जा थी। और इन्हीं की वजह से शायद उस समय का समाज और समाज में रह रहे अधिकतर लोगों के चरित्र काफी साफ सुथरे हुआ करते थे। आज मैं आपको भारतीय संस्कृति और मान मर्यादा परंपराओं में विश्वास रखने वाली एक फिल्म कंपनी से जुड़ा किस्सा सुनाना चाहूंगा। ताज्जुब की बात है, फिल्मी लोगों को समाज के तथाकथित कुछ शरीफ लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही हैं, लेकिन फिल्मी कंपनी का मोरालिटी पे कायम रहने का किस्सा। 1930 और 40 के दशक में पुणे में एक मशहूर फिल्म कंपनी हुआ करती थी। नाम था प्रभात फिल्म कंपनी। प्रभात फिल्म का निर्माण किया था मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम और उनके 4 साथियों ने। प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर तले मराठी की पहली टॉकी फिल्म अयोध्याचा राजा और भारत की दूसरी रंगीन फिल्म सैरंध्री के अलावा अमृत मंथन, धर्मात्मा, अमर ज्योति, संत तुकाराम, दुनिया ना माने, गोपाल कृष्ण, आदमी, संत ज्ञानेश्वर और पड़ोसी जैसी मशहूर फिल्में बनी थीं। इन फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों का निर्देशन वी शांताराम ने किया था, लेकिन संस्थापक सदस्य होते हुए भी 1942 में वी शांताराम को अपनी इस कंपनी को छोड़ना पड़ा। जिस पौधे को सींचा था, दरख्त बना दिया था, उसका ही साया छोड़ना पड़ा। कारण कंपनी के नियमों का उल्लंघन। दरअसल प्रभात फिल्म कंपनी के सभी संस्थापक महाराष्ट्रियन थे, मराठी भाषी थे, पूरी तरह से भारतीय परंपराओं और संस्कृति में दृढ़ आस्था और विश्वास रखने वाले लोग थे। इन सभी ने मिलकर कंपनी के लिए कुछ खास विशेष नियम बनाए थे जिनका पालन करना हर एक का प्रथम कर्तव्य हो जाया करता था। पहला नियम यह था कि प्रभात फिल्म कंपनी से जुड़े सभी लोग सदचरित्रता का पालन करेंगे, चरित्रवान होंगे, नैतिकता का, संस्कृति का ऊंचा एग्जाम्पल, उदाहरण सामने रखेंगे। दूसरा नियम यह था कि कंपनी में कोई भी शादीशुदा अभिनेत्री नहीं रखी जाएगी। और इन दोनों ही नियमों के पालन में वी शांताराम असफल हो गए। हुआ यूं था कि साल 1941 में वी शांताराम ने प्रभात के बैनर में फिल्म पड़ोसी शुरू की, तो उसमें हीरोइन के लिए लिया उन्होंने एक नई अभिनेत्री को जिसका नाम था जयश्री। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जयश्री और वी शांताराम के बीच में हो गया प्यार और दोनों ने कर ली शादी। वी शांताराम और जयश्री की शादी से प्रभात में खलबली मच गई, क्योंकि वी शांताराम पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम था विमलाताई, जिनसे उन्होंने 1922 में शादी की थी। इन्हीं विमलाताई की सुपुत्री हैं मधुरा जसराज, पंडित जसराज की पत्नी, दुर्गा जसराज की मां। वापस आते हैं वी शांताराम पे। अब पहले नियम के मुताबिक एक पत्नी होते हुए दूसरी से शादी करना उच्छृंखल चरित्र का प्रतीक माना गया, और दूसरे नियम के मुताबिक शादीशुदा अभिनेत्री प्रभात में नहीं रह सकती थी। इसलिए प्रभात के पार्टनर्स ने
जयश्री पर प्रभात छोड़ने का दबाव बनाया। उधर कंपनी के बाकी लोग भी वी शांताराम की शादी का विरोध कर रहे थे, सो मजबूरन वी शांताराम को अपनी ही बनाई प्रभात फिल्म कंपनी को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। ये उस वक्त के लोग थे जहां नैतिकता, परंपरा, संस्कृति और जीवन के मूल्यों का बड़ी आस्था और दृढ़ता के साथ पालन किया जाता था। और इस परंपरा, इस उसूल के सामने बड़े से बड़े आदमी को भी झुकना पड़ता था, चाहे वो वी शांताराम भी क्यों ना हो। बांग्ला फिल्मों की एक बहुत बड़ी स्टार सुचित्रा सेन 1953 से 1978 के 25 सालों के करियर में सुचित्रा सेन ने कुल 54 बांग्ला फिल्में की। उत्तम कुमार और उनकी जोड़ी को बॉक्स ऑफिस पर श्योर शॉट हिट की गारंटी माना जाता था। सुचित्रा सेन की 54 बांग्ला फिल्मों में से 30 में उत्तम कुमार ही उनके हीरो थे। सुचित्रा ने बांग्ला फिल्मों के अलावा 7 हिंदी फिल्मों में भी काम किया। देवदास, मुसाफिर, चंपाकली, बंबई का बाबू, सरहद, ममता और आंधी। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थी तो आम जनता में उनको लेकर बहुत दिलचस्पी थी। वैसे भी आम लोग फिल्मी कलाकारों में, फिल्मी स्टार्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और वो अगर आम लोग हिंदुस्तानी हो तो फिर क्या बात है। तो ये आम लोग उनके बारे में जानना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। और सुचित्रा सेन भी अपनी पब्लिक लाइफ में बहुत एक्टिव थी। मगर साल 1978 में अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ आई बांग्ला फिल्म प्रणय पाश के फ्लॉप होने के बाद न सिर्फ उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, बल्कि पब्लिक लाइफ से भी किनारा कर लिया। किसी पब्लिक फंक्शन या गेट टुगेदर में जाना बंद कर दिया। प्रेस, पब्लिक सब बॉयकॉट। उनके बारे में कहा जाता है कि फिल्मों से संन्यास लेने के बाद अपने आखिरी वक्त तक, यानी 35 सालों तक, वो किसी भी बाहर के व्यक्ति से नहीं मिली, किसी फंक्शन में शामिल नहीं हुई, शादी ब्याह में नहीं गई, कहीं नहीं गई, सिवाय 2 मौकों को छोड़कर। पहला मौका था जब वो उत्तम कुमार के निधन पर 24 जुलाई 1980 को उनके मृत शरीर पर फूल माला चढ़ाकर कुछ सेकंड के लिए वहां रुककर चली गई, इससे पहले कि लोगों को उनके आने की भनक पड़ती। और दूसरा मौका वो था जब 1982 में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में कभी कभार छुपकर फिल्म देखने चली जाया करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने 2005 में भारत सरकार के दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भी इसलिए लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें यह पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली के समारोह में हिस्सा लेना पड़ता। उनकी इस तरह से जनता से दूर हो जाने की कोई बड़ी वजह तो सामने नहीं आई है, मगर यह सच है कि उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद पब्लिक, प्रेस सबसे किनारा कर लिया था। यहां तक कि जब सुचित्रा सेन का निधन 17 जनवरी 2014 की सुबह कोलकाता के एक अस्पताल में हुआ, तब भी उनकी इच्छा को देखते हुए अस्पताल ने बाहरी लोगों को उन तक पहुंचने नहीं दिया। सुचित्रा सेन की तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे और भी कलाकार हुए जिन्होंने इस चमक दमक की दुनिया से जब संन्यास लिया तो फिर अकेले ही अपनी दुनिया में खो गए। सुहाना सफर के इस पड़ाव में मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा के आसिफ का। मुगल आजम को देखकर यह बात जाहिर हो जाती है कि के आसिफ ने फिल्म मेकिंग में किसी तरह का समझौता नहीं किया। भले ही फिल्म को बनने में 9-10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया हो, हजारों का काम लाखों में हुआ हो, मगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। उनके इसी एटीट्यूड की वजह से मुगल आजम के वक्त प्रेस और मीडिया ने उनकी बहुत आलोचना की। उनके बारे में अखबारों और मैगजीन्स में इस तरह की बातें छपती थी कि ये सरफिरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पैसे को पानी की तरह बहा रहा है। अभी फिल्म आधी भी नहीं बनी है मगर 2 फिल्मों के बराबर पैसा खर्च हो चुका है। किसी ने पागल कहा, किसी ने सिनिकल कहा। मगर मैं आज आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जब आपको मालूम होगा कि सिर्फ दूसरे के पैसे के लिए ही नहीं, बल्कि जब खुद का पैसा उन्होंने लगाया तब भी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। परफेक्शनिस्ट थे, वही बने रहे। 1960 के दशक की शुरुआत में जब के आसिफ ने गुरुदत्त और निम्मी को लेकर लैला मजनू की प्रेम कहानी पर फिल्म लव एंड गॉड शुरू की तो बीच में ही गुरुदत्त के गुजर जाने से फिल्म अटक गई। कुछ सालों बाद उन्होंने गुरुदत्त की जगह संजीव कुमार को लेकर दोबारा उस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी।
अब एक दिन हुआ यूं कि फिल्म के सेट पर 150 के आसपास जूनियर आर्टिस्ट मौजूद थे। जगह जगह पानी के फव्वारे लगे हुए थे, ऊंटों के काफिले का बंदोबस्त भी था। सीन कुछ ऐसा था कि कुछ मौलाना कैस यानी मजनू की जात करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मजनू का मतलब क्या होता है। अरबिक में मजनू का मतलब होता है दीवाना, पागल। लेकिन मजनू का जो नाम था उसका नाम था कैस बिन आमरी, कैस सन ऑफ आमरी। तो सीन कुछ ऐसा था कि कुछ मौलाना कैस से पूछते हैं, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी की जांच करना चाहते हैं कि पागल तो नहीं है। इसके लिए उसे आईना दिखाकर पूछते हैं कि शीशे में अक्स किसका है। उसी वक्त पीछे छज्जे पर लैला आ जाती है जिसका अक्स आईने में पड़ता है और कैस यक बयक चिल्ला पड़ता है, हाय लैला। अब इस शॉट के लिए घंटों तैयारी हुई, घंटों लाइटिंग हुई और फाइनली जब सब सेट हो गया तो सेट पर बुलाया गया मजनू को, यानी कि संजीव कुमार को। कि आसिफ ने एक नज़र संजीव कुमार पर डाली और जैसी कि उनकी आदत थी हाथ में पकड़ी सिगरेट का एक गहरा कश लिया और कड़कती आवाज में बोले, बैकअप। सेट पर सांप सूंघ गया हो, सन्नाटा छा गया। लोगों की समझ में ही नहीं आया कि आखिर बात क्या है। कि आसिफ ने संजीव कुमार के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारी आंखों में थकावट नजर आती है, लगता है ठीक से सोए नहीं हो। जाओ, जाकर सो जाओ, हम ये सीन कल करेंगे। मेरे हिसाब से तुम अभी तैयार नहीं हो। कहते हैं कि उस रोज तमाम तैयारियों पर 80,000 रुपया खर्च हुआ था, जो 1 मिनट में बेकार हो गया। यह घटना साबित करती है कि के आसिफ एक परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर थे और वो परफेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। पैसा गैर का हो या अपना, परफेक्शन चाहिए था। 1930 और 1940 के दशक का एक बहुत बड़ा नाम था सोहराब मोदी। सोहराब मोदी न सिर्फ मशहूर अभिनेता थे बल्कि एक बेहतरीन मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे। उन्होंने मिनर्वा मूवी टोन के बैनर में कई फिल्में बनाई, जैसे पुकार, सिकंदर, पृथ्वी वल्लभ और झांसी की रानी। बड़े बजट की फिल्में हुआ करती थी, हिस्टोरिकल फिल्म। इसके अलावा कुंदन, जेलर और मिर्जा गालिब जैसी मशहूर फिल्में भी इन्हीं के बैनर मिनर्वा के तले बनी थी। सोहराब मोदी बहुत रौबदार इंसान थे, बड़े कड़क आदमी थे। यहां तक कि उनके जमाने के बड़े बड़े लोग उनसे आंख मिलाकर बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। ऐसे ही उनका डायलॉग डिलीवरी का चलन हुआ करता था। उनकी शानो शौकत का यह आलम था कि कमाल अमरोही जैसे लोग भी उन्हें अपने लिखे हुए डायलॉग सुनाने के लिए उनके पीछे पीछे चला करते थे। एक बार इन्हीं सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म झांसी की रानी के गीत लिखने के लिए बुलाया कवि प्रदीप को। प्रदीप जी ने अपने एक इंटरव्यू में इस घटना का खुलासा करते हुए बताया था कि जब वो सोहराब मोदी के कमरे में पहुंचे तो उनके कैबिन की सजावट देखकर दंग रह गए। बेहद शानदार कैबिन था और सोहराब मोदी बड़ी सी मेज के पीछे एक आलिशान कुर्सी पर बैठे हुए थे। सोहराब मोदी ने बुलंद आवाज में प्रदीप जी से कहा, झांसी की रानी के गीत आप लिखेंगे। स्क्रिप्ट में गानों का नेचर लिखा हुआ है, उन्हें कैसा होना चाहिए यह भी स्क्रिप्ट में बताया गया है। आपको सिर्फ वैसा ही लिखना है। धुनें तैयार हैं, बस उनमें शब्द बिठा दीजिए। यू कैन गो नाउ। सोहराब मोदी का इस तरह बोलना और इस तरह का अपमानजनक एटीट्यूड दिखाना प्रदीप जी को बहुत बुरा लगा और किसी भी खुददार स्वाभिमानी आदमी को इस तरह से बोली गई बात बिल यकीनन बुरी लगेगी। उन्होंने पलटकर सोहराब मोदी को जवाब दिया, मोदी साहब, जब आप सभी कुछ कर चुके हैं तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और ये कहकर वो वापस निकल गए। प्रदीप जी बताते थे कि कमरे से बाहर निकलते वक्त उनके कानों में सोहराब मोदी की सिर्फ इतनी सी बात पड़ी थी, झांसी की रानी जैसी पिक्चर को ठुकराकर बहुत पछताओगे। लेकिन स्वाभिमानी के स्वाभिमान पर जब आंच आती है तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करता है। प्रदीप जी भी बगैर परवाह किए सीधे बाहर निकल आए। अब हुआ यूं कि जब फिल्म बनी तो पछताना प्रदीप को नहीं बल्कि खुद सोहराब मोदी को पड़ा। हुआ यूं कि उन्होंने प्रदीप जी की जगह गीत लिखवाए पंडित राधेश्याम से। संगीत वसंत देसाई का था, मगर यह फिल्म झांसी की रानी इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि सोहराब मोदी को अपना स्टूडियो ही नहीं बल्कि घर का सामान तक बेच देना पड़ा इस फिल्म से हुए नुकसान की
रिकवरी करने के लिए। समय बड़ा बलवान भैया, इसलिए सोच समझ नादान, समय बड़ा बलवान। घमंड गुरूर रावण का नहीं रहा तो सोहराब मोदी क्या थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में। सेगमेंट था चुरा लिया है तुमने जो धुन को। जी जरा दोबारा सुनवाइएगा वो जो गाना है, विदेशी गाना। समझ में आया कौन सा गाना है? अंदाजा लगाइए कि कौन सा गाना है। बहुत फेमस गाना है, बहुत फेमस गाना है। ले लैला में लैला, बिल्कुल सही है। इस फेमस ट्यून को जिस हिंदी फिल्म में कॉपी किया गया वो फिल्म थी 1980 की रिलीज फिल्म कुर्बानी। फिल्म को प्रोड्यूस डायरेक्ट किया था फिरोज खान ने। लैला में लैला ऐसी में लैला, ये गीत लिखा इंदिवर जी ने, गीत को गाया कुमारी कंचन और अमित कुमार ने कुर्बानी में, और फिल्म का म्यूजिक दिया था बिद्दू ने। अब आते हैं ओरिजिनल गाने की। ओरिजिनल गाने का नाम है, आप समझ लीजिए, ये ट्यून थी ब्लैक ब्लड ग्रुप के सॉन्ग चिकानो की। अफ्रीकन पूरा इम्पैक्ट देखा जा सकता है। इसे 1975 में जॉन क्लूगर ने रिकॉर्ड किया था। इस ग्रुप को ब्लैक ब्लड ग्रुप का नाम मिशेल जैस्पर ने दिया, जो इस ग्रुप के प्रोड्यूसर थे। इस ग्रुप के मेन सिंगर स्टीव बांदा कलेंगा से मिशेल की पहली मुलाकात हुई थी कॉन्गो के लुबुम्बाशी शहर में। उनकी सिंगिंग से इम्प्रेस मिशेल ने स्टीव को ब्रसल्स आने का इन्विटेशन दिया था, मगर स्टीव चले गए स्पेन और वहाँ जाकर ये मवाना गाने वाले सिंगर कार्लोस सारायेवा के साथ ग्रुप बना लिया। यहीं से मिशेल इस ग्रुप को ब्रसेल्स लेकर आए, क्योंकि वो यूरोप में एक नए तरह के संगीत की शुरुआत करना चाहते थे। और तब यहाँ इस ग्रुप ने नाइट क्लब्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में इस ग्रुप को मिशेल के दोस्त रॉल्फ बेनेटर एंड जॉन क्लूगर मैनेज करने लगे थे। ब्लैक ब्लड्स चिकानो। बिहार के सुनील कुमार जी ने एक सवाल पूछा है, गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी थी और उन दोनों के रिश्ते खत्म क्यों हुए? सुनील कुमार जी, पर्दे पर गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी की आखिरी फिल्म साहब बीबी और गुलाम थी, जो 1962 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म गुरुदत्त फिल्म्स के बैनर में बनी थी और इसके डायरेक्टर अबरार अलवी थे। लेकिन जिस फिल्म में वहीदा रहमान ने आखिरी बार गुरुदत्त के डायरेक्शन में काम किया वो थी 1959 की कागज के फूल। अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। संगीत एस.डी. बर्मन का, गीत लिखे थे कैफी आजमी ने। सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब, आपने पूछा है कि वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रिश्ते क्यों खत्म हुए। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई हैं, कुछ अफवाहें हैं, कितना सत्य है ये तो हम नहीं जानते हैं। मगर गुरुदत्त के खास दोस्त और लेखक अबरार अलवी की लिखी एक किताब के अनुसार गुरुदत्त को एक पॉइंट पर जब पता चला कि उनकी पत्नी गीता उनसे झूठ बोलकर किसी और के साथ छुट्टियां बिताने चली गई हैं, तो उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी, मैरिड लाइफ शटर्ड होती नजर आई और उन्होंने अचानक ही वहीदा से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। अबरार अलवी के कहे अनुसार इन दोनों के रिश्ते टूटने की वजह से उनकी फिल्म का क्लाइमेक्स सीन भी अटक गया था। फिल्म का नाम था 14वीं का चांद। खैर, पब्लिकली कभी भी किसी मंच पर गुरुदत्त और वहीदा ने इस रिश्ते की पुष्टि नहीं की। वहीदा रहमान ने हमेशा ही इस पर कुछ बोलने से ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। मगर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। गाहे बगाहे फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों के बारे में अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता था। बिहार के सुनील कुमार जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब थोड़ा बहुत तो मिल ही चुका होगा। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए हमें 55454 पर। आप हमारा ये शो
बिग एफएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। और फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है facebook/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।